अब आपको एक रूह कपा देने वाला वीडियो दिखाते हैं जो सामने आया है बेंगलुरु से, जहां एक स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। बस ड्राइवर की यह खूनी हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वीडियो में एक तरफ 2 स्कूटी सवार और दूसरी तरफ से स्कूल बस आती हुई दिखी, जिसने स्कूटी को टक्कर मारी और पिछला पहिया उस पर चढ़ा दिया। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद भी ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाए और उसका जो पिछला पहिया है वो स्कूटी पर चढ़ गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्कूटी पर आगे की तरफ 2 छोटे बच्चे भी सवार थे। हादसे के ठीक पहले के वीडियो में साफ दिखा कि बस को आते देख स्कूटी सवार ने ब्रेक लगा दी थी। बस की रफ्तार भी धीमी थी, लेकिन बस वाले ने न जाने किस धुन में वो उस वक्त सवार था कि उसने बस रोकी नहीं, बल्कि स्कूटी को रौंदते हुए वो आगे बढ़ रहा था। ये वीडियो जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। घटना बेंगलुरु के थानी सेंड्रा इलाके में हुई। इस दर्दनाक हादसे में स्कूटी पर सवार 2 मासूमों की मौके पर मौत हो गई। जान गंवाने वाली बच्चियों में पुलिस कांस्टेबल नागनगौड़ा की 2 साल की बेटी वर्षा और उनकी 4 साल की भतीजी भानु शामिल हैं। अगर ड्राइवर ने थोड़ी सी भी यहां सावधानी बरती होती तो ये दोनों बच्चियां बच सकती थी, लेकिन उस पर तो न जाने क्या ही फितूर सवार था कि उसने न ही स्कूटी सवार को देखा, न ही टक्कर के बाद ब्रेक लगाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, इन दिनों सड़क पर कब, कहां, किसके साथ कैसा हादसा हो जाए ये कोई नहीं जानता। भलाई इसी में है कि आदमी अगर सड़क पर चल रहा है तो एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में गाड़ी चलाए, क्योंकि कई बार दूसरे की गलती जानलेवा साबित हो जाती है। और ऐसे ही एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है केरल के कोझिकोड से, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को रौंद डाला। सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी कार और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बाइक पर बैठा युवक नीचे गिरा और कार की चपेट में आ गया, जबकि बाइक सड़क पर घसीटते हुए दूर तक चली गई। अब जरा ध्यान से इस वीडियो के एक-एक फ्रेम को देखिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी से स्कूटी सवार ने दाईं तरफ गाड़ी घुमाने की कोशिश की। टक्कर से बचने के लिए बाइक सवार ने अचानक से ब्रेक लगाए, तभी वो फिसल कर नीचे गिरा और सामने से आ रही कार की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में 22 साल के अश्विन राज की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि अश्विन ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा था और 2 दिन पहले ही वो छुट्टियों पर घर आया था। गुजरात के वलसाड में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ने वाले हाईवे पर एक टैंकर बेकाबू हो गया और सड़क किनारे स्थित एक होटल में जा घुसा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। और जैसे ही टैंकर होटल में घुसा, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग शोर मचाने लगे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय होटल में एक युवक खड़ा हुआ था। पहले वो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, लेकिन जैसे ही टैंकर उसके पास पहुंचा वो वहां से भाग खड़ा हुआ। गनीमत रही कि होटल में घुसते ही ड्राइवर ने टैंकर पर काबू पा लिया और उसे बैक किया और दूर ले गया। टैंकर के घुसने से होटल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहां की दीवारें टूट गईं, जबकि बाकी चीजें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसे एक यात्री को आरपीएफ के जवान ने बचा लिया। यह हादसा तब हुआ जब वो यात्री चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगा। तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे पुलिस के प्रधान आरक्षक धीर सिंह की नजर उस पर पड़ी। धीर सिंह ने बिना देर किए दौड़ लगा दी और उसे ट्रेन से दूर खींच लिया। हालांकि उस यात्री को बचाने के दौरान आरपीएफ जवान खुद भी गिर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जवान धीर सिंह की सूझबूझ और बहादुरी से उस यात्री की जान बच गई। देश भर में कुत्तों के हमलों की बढ़ती खबरों के बीच ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम से भी सामने आया। यहाँ एक पालतू कुत्ते ने साइकिल से जा रही एक महिला पर झपट्टा मार दिया। ये घटना गुरुग्राम के प्रिंसटन सोसाइटी में हुई। पालतू कुत्ते को उसकी मालकिन सैर कराने निकली थी। इसी दौरान कुत्ते ने साइकिल से जा रही एक महिला पर हमला कर दिया। इसके बाद तो कुत्ते ने कई बार महिला को काटा। महिला ने साइकिल फेंकी, कुत्ते से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागी, लेकिन कुत्ते ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुत्ते की मालकिन के बीच बचाव करने के बाद भी जब कुत्ता काबू में नहीं आया तो महिला जान बचाने के लिए एक घर में घुस गई।
बताया गया कि कुत्ते के हमले में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस हमले के बाद गुरुग्राम की प्रिंसटन सोसाइटी में डर का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिवक्ता संघ चुनाव के बाद वकीलों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। विजयी प्रत्याशी के भाई पर हमला करने का आरोप लगा। वहां मौजूद पुलिसकर्मी इस दौरान तमाशबीन बने रहे। 1, 2, 3 और इस तरह न जाने कितने थप्पड़ मुक्के मारे। एक छोड़ा तो दूसरे ने मारा और इस तरह वकीलों ने दूसरे वकील को बेरहमी से पीटा। जिस वकील के गले में माला था वो बीच बचाव कर रहा था, लेकिन उसके साथ ही दूसरे वकील पर हमलावर थे। मारपीट में एक वकील घायल हो गया। शुरू में वहां मौजूद पुलिसकर्मी चुपचाप खड़े रहे, लेकिन मामला ज्यादा बिगड़ गया तो आगे बढ़कर बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले की मौजूदगी में ही हमलावर शांत नहीं हुए। दूसरे गुट पर लगातार प्रहार करते रहे। क्यों मारा? क्या कारण था? क्यों मारा? विमल सिंह के भाई ने मारा। चुनाव जीतने के बाद जश्न के दौरान अशोक लाट पुल के नीचे पुरानी रंजिश के चलते पहले गाली गलौज हुई, वहीं देखते ही देखते ये पूरा मामला मारपीट में बदल गया। केरल के मल्लापुरम से सड़क हादसे का एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया। ओवरटेक करने के चक्कर में एक बाइक की बस से ऐसी टक्कर हुई जिससे वहां कोहराम मच गया। हादसा बस में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखा कि बिजी सड़क पर बस तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी सामने से तेज रफ्तार बाइक वाला आया और सीधे बस में जा घुसा। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस के आगे का शीशा टूट गया। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि बाइक सवार को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हरिद्वार से हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस चीज की? थोड़ा सब्र रखता तो हादसा टाला जा सकता था। ओ भाई। लेकिन हाथी को ओवरटेक करने का चक्कर भारी पड़ गया। पोल से टक्कर का ये वीडियो हरिद्वार के जगजीतपुर का है। इस इलाके में हाथी का आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। 10 फरवरी की रात में भी कुछ हाथी जगजीतपुर की संकरी सड़कों से होकर जा रहे थे, तब स्कूटी सवार हाथी को क्रॉस करने के चक्कर में बिजली के पोल से टकरा गया। हाथी तो अपनी मस्ती में दाहिनी ओर मुड़कर आगे चली गई, लेकिन हादसे के शिकार स्कूटी सवार को चोट आ गई और जल्दबाजी के चक्कर में मंजिल तक पहुँचने में काफी देर हो गयी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार रात फर्नीचर कारोबारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि रांची इलाके में एक मामूली सड़क दुर्घटना के बाद विवाद हुआ और उसके बाद कारोबारी की हत्या कर दी गई। घटना के 3 दिनों बाद अब हादसे का वीडियो भी सामने आ गया है, जो कारोबारी की हत्या की वजह बना। बताया जा रहा है कि इसी टक्कर के बाद बाइक वाले ने कार रोक ली। इसके बाद बाइक वाले और कार चला रहे एकांश साहू के बीच में जमकर बहस हुई। बाइक सवार ने अपने 5 दोस्तों को फोन करके तुरंत बुला लिया। फिर सभी लोगों ने चाकू से हमला करके फर्नीचर कारोबारी एकांश साहू को लहूलुहान कर दिया। इसके बाद सभी हमलावर भाग गए। घटना के अगले दिन इलाज के दौरान एकांश साहू की मौत हो गई, लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी आरोपी फरार है और पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा भी कर रही है। शहरों में बाइकर्स गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है। ये गैंग कभी तेज बाइक चलाकर लोगों की जान खतरे में डाल देते हैं, तो कभी बुलेट से कान फाड़ू आवाज निकालकर परेशान करते हैं। पिछले दिनों जब पुलिस से सामना हुआ तो बाइकर्स दुम दबाकर भागने लगे। आगे आगे बाइकर्स थे और पीछे पुलिस की गाड़ी। पुलिस से बचने के लिए बाइकर्स गैंग जान की बाजी लगाकर भाग रहे थे। हर बाइक पर 2 युवक सवार थे। पीछे बैठे युवक वीडियो बना रहे थे। शुरू में उन्हें लगा कि पुलिस थोड़ी देर में पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाली सड़क होने की वजह से बाइकर्स काफी तेज गाड़ी चला रहे थे, तो पुलिस की रफ्तार भी कम नहीं थी। काफी देर तक पुलिस ने इनका पीछा किया। आगे क्या हुआ नहीं पता, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। केरल के कोझिकोड से सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया जिसमें 6 साल की बच्ची हादसे का शिकार होते दिखाई दी। वीडियो देखने वाले कह रहे हैं कि बच्ची की किस्मत अच्छी थी। ऑटो गुजर गया, बच्ची सड़क से उठी और चिल्लाने लगी। हादसे का ये वीडियो सामने आया तो किसी की समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है।
लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि बच्ची ऑटो से ही गिरी और ऑटो उसके ऊपर से गुजर गया। बच्ची का नाम आराध्या है। बताया जा रहा है कि ऑटो अनियंत्रित हो गया था, जिसके बाद एक झटके में वो सड़क पर गिर गई और पहिए के नीचे आ गई। हालांकि इस हादसे में उसे मामूली चोटें आई। महाराष्ट्र में नकल मुक्त परीक्षा के तमाम दावों की पोल खुल गई। बीड जिले में चौसाला स्थित एक कॉलेज में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन नकल करने के गंभीर मामले सामने आए। अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान छात्रों को बाहर से चिट और जवाब पहुंचाने के लिए उनके अभिभावक परीक्षा केंद्र के आसपास जमा हो गए और खिड़कियों के जरिए अंदर परीक्षा दे रहे छात्रों को नकल कराने की कोशिश करते दिखाई दिए। ड्रोन फुटेज में साफ दिखा कि कुछ अभिभावक और रिश्तेदार कॉलेज की दीवारों और खिड़कियों के पास खड़े होकर छात्रों को जवाब वाली पर्चियां यानी चिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तो खिड़कियों पर चढ़ते हुए नजर आए और जब ड्रोन कैमरा उनके पास पहुंचा तो वो वहां से भाग खड़े हुए। बताया गया कि कॉलेज परिसर खुला होने की वजह से बाहर से छात्रों तक पहुंचना आसान हो गया, जिसका फायदा उठाकर अभिभावक नकल कराने में जुट गए। अगर आपके घर में 12वीं का कोई छात्र है और इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाला है तो फिर ये खबर जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। सीबीएसई के मुताबिक इस साल से 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियां डिजिटल तरीके से चेक की जाएंगी। इस साल बोर्ड परीक्षा की कॉपियां OSM यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए इन्हें जांचा जाएगा। इसके लिए छात्रों की कॉपियों को स्कैन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस साल करीब 1 करोड़ कॉपियों को स्कैन किया जाएगा और तकरीबन 32 करोड़ पन्नों को स्कैनिंग के बाद पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इसके बाद टीचर अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर लॉगिन कर उन कॉपियों को एक्सेस कर सकेंगे और ऑनलाइन उनका मूल्यांकन भी कर पाएंगे और फिर छात्रों को मार्क्स भी दे सकेंगे। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू करने के लिए सीबीएसई ने सभी स्कूलों को कंप्यूटर लैब, एक स्टैटिक IP एड्रेस और इंटरनेट कनेक्शन तैयार रखने को कहा है। सीबीएसई का तर्क ये है कि डिजिटल माध्यम से कॉपियां चेक होंगी तो गलतियों की संभावना काफी कम हो जाएगी, साथ ही इससे समय और खर्च में भी कमी आएगी और रिजल्ट भी पारदर्शी होगा। हालांकि इस साल 10वीं की परीक्षा की कॉपियां पुराने यानी कि फिजिकल मोड में ही चेक की जाएंगी। देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों से लेकर दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अब 6 छंदों वाला पूरा राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए या फिर बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। नए नियमों के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। ये नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषणों या राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में लागू होगा। राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में, साथ ही कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। हालांकि सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है, यानी सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा। और इस बीच वंदे मातरम की अनिवार्यता पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने जहां इस फैसले को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया वो वंदे मातरम का महत्व बता रहे हैं। टीएमसी ने तो केंद्र सरकार के इस फैसले को बंगाल चुनाव से जोड़ दिया। पार्टी की नेता डोला सेन ने कहा कि बंगाल में चुनाव है, इसीलिए इस तरह का फैसला लिया गया। मोदी बाबू, अमित शाह बाबू अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से भी ऊपर ठहरा रहे हैं, लेकिन ये दुख की बात है। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को सिर्फ दिखावा करार दिया। असली मुद्दाओं को हटा के ये ड्रामे नचाने का इनकी आदत है। जैसे इंडिया गेट के पास बंदरिया होते हैं ना, वो डमरू लेके वो क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, मदारी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने वंदे मातरम को लेकर हो रही राजनीति पर गहरा आक्रोश जताया। बहुत सुंदर बात है, ये जेनजी क्राउड की डिमांड थी, देश की गाथा लोग सुनना चाह रहे थे। बड़ी खबर यूपी के मथुरा से आ रही है, जहां वृंदावन में होटल के उद्घाटन के दौरान अचानक से आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। आग कितनी विकराल थी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। तो होटल के उद्घाटन के दौरान ये आग लगी है, जिस पर काबू पाने की कोशिश किस तरीके से की गई, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी ये ट्रांसफार्मर कि मुश्किलें कई तरह की सामने आ रही थी।
आप देखिए जरा ये तस्वीरें, मथुरा के वृंदावन में ये हादसा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले आज योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम बजट पेश किया, जिसमें खास तौर पर अयोध्या में विकास के लिए 100 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। वहीं लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ आवंटित हुए हैं। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ का बजट दिया गया है। युवाओं के लिए 40 लाख नए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का भी लक्ष्य रखा गया। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ की राशि दी गई है। उच्च शिक्षा का बजट पिछले साल की अपेक्षा से 7% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर 6,591 करोड़ मिले हैं। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में 95,926 करोड़ दिए गए हैं। और यही नहीं, बजट में नगर विकास के लिए 26,514 करोड़ रुपयों की स्वीकृति इस बजट में दी गई है। तो योगी सरकार जहां अपने बजट की तारीफ करते नहीं थक रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि यह बजट पूरी तरह से चुनावी है। बजट पेश करने के बाद सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और जनता के सामने पिछले 10 सालों का लेखा जोखा रखा। यानी रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था। अखिलेश यादव ने बजट को योगी सरकार की विदाई वाला बजट बताया। जब मुंह खोला तब बुरा बोला। सरकार तो ये बताती वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी उत्तर प्रदेश की। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो इसका मतलब यह है कि 90 लाख करोड़ की जीएसडीपी होनी चाहिए। 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो सरकार बताए कि अब जब आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ कहां से बनाएंगी सरकार। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बजट के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जबकि जमीनी हकीकत एकदम इसके उलट है। यूपी के कुशीनगर में थार सवार ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस वालों ने थार चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और फिर कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गया। जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। भागने के दौरान थार चालक ने भरे बाजार में एक ऑटो को टक्कर मार दी। ये तब हुआ जब भागने के दौरान थार के सामने ऑटो वाला आ गया। थार चालक ने टक्कर मारते हुए ऑटो को पीछे धकेल दिया, जिससे ऑटो में बैठे लोग दहशत में आ गए। ऑटो में बैठी एक महिला तो इतनी डर गई कि वो अपने बच्चे के साथ ऑटो से कूदकर चली गई। ऑटो ड्राइवर ने भी समझदारी दिखाई और बिना देर किए ऑटो को साइड कर लिया, जिसके बाद थार चालक वहां से फरार हो गया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। थार चालक की गुंडई देख लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद कई लोग थार पर पत्थर फेंकने लगे। इसके बावजूद थार चालक रुका नहीं, बल्कि गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है और इस ड्राफ्ट का मकसद आयकर नियमों को आसान बनाना है। देखिए, इस ड्राफ्ट में कई अहम बदलाव हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या अधिक जमा करने या फिर निकालने पर पैन जरूरी होगा। पहले एक दिन में 50,000 रुपए जमा करने पर पैन लगता था। 5 लाख या फिर उससे महंगी कार या दोपहिया खरीदने पर पैन अनिवार्य होगा। अभी कोई भी गाड़ी खरीदने पर पैन अनिवार्य है। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे कार्यक्रम में भुगतान की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। फिलहाल ये सीमा 50,000 रुपए है। 20 लाख रुपए या फिर अधिक की अचल संपत्ति की खरीदने, बेचने या उसे उपहार में देने पर पैन देना जरूरी होगा। अभी ये सीमा 10 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए, ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अकाउंट खोलने के लिए पैन देना अनिवार्य होगा।
अभी ये नियम 50,000 या फिर उससे अधिक के प्रीमियम पर लागू होता है। एचआरए के लिए मेट्रो शहरों की संख्या में इजाफा किया गया है। पहले इस लिस्ट में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता थे। अब इस लिस्ट में बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी शामिल किया गया है। इसी तरह से बच्चों के लिए टैक्स फ्री एजुकेशन अलाउंस की सीमा 100 रुपए से बढ़ाकर अब 3,000 रुपए प्रति बच्चा करने का प्रस्ताव है। साथ ही बच्चों के लिए हॉस्टल अलाउंस की सीमा 300 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति बच्चा करने का प्रस्ताव रखा गया है। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने हिंदू व्यापारी को उनकी दुकान के अंदर निशाना बनाया, जिसके चलते हिंदुस्तान में एक बार फिर से गुस्सा भड़क गया है। 62 साल के सुसेन चंद्र सरकार चावल का कारोबार करते थे। मैमन जिले में उनकी दुकान थी, जहां धारदार हथियारों से उन पर हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां हिंदुओं में डर साफ दिखाई दिया। अभी सुरक्षित हैं आप लोग कि नहीं? Are you safe? No. Are you feeling safe here? No. ना। No. तो आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सेफ फील नहीं कर रहे हैं, सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू कह रहे हैं कि वो हमेशा डर के साए में जीते हैं और कोई भी राजनीतिक दल उनके साथ खड़ा नहीं होता। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बांग्लादेश में सांप्रदायिक खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में आम चुनाव होने हैं, उससे पहले तैयारी पूरी हो गई है। ये चुनाव बैलेट पेपर से होगा और ज्यादातर सीटों पर चुनाव के नतीजे आधी रात तक आ जाएंगे। अगस्त 2024 में व्यापक जन आंदोलन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था और भारत आ गई थी। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ये पहला चुनाव होगा। पूरी लड़ाई जमात इस्लामी बनाम बीएनपी है। अवामी लीग इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने अवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ढाका में सेना तैनात हो गई है, जगह जगह नाकाबंदी हो रही है। सवाल यह है कि बांग्लादेश के जेनजी किसके साथ हैं? बड़ी बात है कि जेनजी अपने मन की बात नहीं बता रहा है कि उस इलेक्शन में किस दल को सपोर्ट करने जा रहा है। वो जमात इस्लामी गठबंधन को सपोर्ट करेगा या फिर बीएनपी गठबंधन को सपोर्ट करेगा, इस पर अभी खुलकर जेनजी यहां अपनी राय नहीं रख रहा है। बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदू भी हैं, जो नई सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लंबी तकरार के बाद आज लोकसभा में राहुल गांधी का संबोधन हुआ। राहुल ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया और अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल गांधी जब बजट पर चर्चा के दौरान बोलने के लिए खड़े हुए तो पहला ही हमला बीजेपी की सरकार पर किया। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? राहुल का पहला हमला बीजेपी की सरकार पर था और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी पर। You know why he sold India? Because they are choking him. They've got a grip on his neck. हालांकि कुछ देर बाद सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार भी हुआ। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका हमारे देश के फैसले ले रहा है और सरकार को शर्म नहीं आ रही। लोकसभा में राहुल गांधी के एपस्टीन फाइल्स और अडानी अंबानी पर आरोपों को लेकर भी काफी हंगामा हुआ। इन बयानों को लेकर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद लोकसभा में तीखी बहस छिड़ गई। राहुल ने बात प्रधानमंत्री से शुरू की और जैसे ही एपस्टीन की फाइल तक पहुंचे, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदंबिका पाल ने उन्हें टोक दिया। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं सर। दो चीजें हैं सर, एक सर एपस्टीन। राहुल के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने भी विरोध जताया और इस मुद्दे को बजट पर चर्चा से अलग बताते हुए सवाल उठाए। उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों आई विल नॉट अलाउ। राहुल गांधी ने एपस्टीन की फाइल का मुद्दा उठाते हुए पहले प्रधानमंत्री का जिक्र किया और फिर अडानी अंबानी तक पहुंच गए। इस दौरान भी सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध हुआ और सदन में हंगामा शुरू हो गया। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। ट्रेड डील पर सरकार को घेरते घेरते राहुल अडानी तक पहुंच गए। मिस्टर अडानी's company
is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. अडानी का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा हुआ और स्पीकर की कुर्सी से नियम की किताब खोल दी गई। अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार। अडानी के बाद राहुल ने अंबानी का जिक्र किया। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. राहुल ने लोकसभा में कई गंभीर आरोप लगाए जिस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप साबित करने की बात कही तो राहुल तैयार हो गए। He has said to authenticate. I will authenticate right now. हालांकि इसके लिए स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। विपक्ष ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ऐसे में वो लोकसभा नहीं पहुंच रहे हैं। उनकी जगह आज चेयर पर जगदंबिका पाल बैठे, लेकिन कांग्रेस ने उनके रवैये पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। मिस्टर राहुल, जगदंबिका पाल ने कभी नेता विपक्ष को मिस्टर राहुल कहा तो कभी सीधे नाम लेकर बुलाया। whatever Rahul has made allegation that will not go on the record. लोकसभा में कई बार इसी तरह का नजारा दिखा। Mr. Rahul, I am only talking to Rahul. I am not allowing to you. इस पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जगदंबिका पाल जी, ये जो आप बार बार नेता विपक्ष को राहुल राहुल बुला रहे हैं और बीजेपी वालों को जी जी कर रहे हैं, ये आपकी श्रद्धता दिखाता है। सुप्रिया ने लिखा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इज्जत दीजिए तो आपको भी मिलेगी। राहुल गांधी लोकसभा में बोलकर बाहर निकले तो संसद भवन के परिसर में दो केंद्रीय मंत्री पत्रकारों से बात कर रहे थे। राहुल गांधी भी उसी जगह पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों मंत्री वहां से चले गए। प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव राहुल गांधी के बयानों की कमियां निकाल रहे थे। इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी पीछे से राहुल गांधी आ गए। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने राहुल का हाथ झटक दिया और चले गए। और फिर राहुल ने अपने आरोप दोहरा दिए। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं, बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। ये सब कुछ संसद के मकर द्वार पर हुआ और उस दौरान प्रियंका गांधी भी मुस्कुराते हुए वहां से निकलती दिखाई दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज से बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है। ये मस्जिद टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर बना रहे हैं, जो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर चुके हैं और ममता बनर्जी को सियासी चुनौती भी दे रहे हैं। इस मौके पर हुमायूं कबीर ने 1000 से ज्यादा मौलवी, मुफ्ती और धर्मगुरु बुलाए, जिन्होंने कुरान की तिलावत के साथ बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू कराया। जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर पहले ही दावा कर चुके थे कि वो अयोध्या की तर्ज पर बाबरी जैसी संरचना का निर्माण कराएंगे, जो 2 साल में बनकर तैयार होगी और इस पर करीब 300 करोड़ का खर्च आएगा। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण इस वजह से अहम है क्योंकि कुछ महीने बाद ही राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। यही वजह है कि बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं कर रही हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपका पीछे से समर्थन है। वही टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर को बीजेपी ने आगे किया है ताकि चुनाव में मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सके। मुंबई से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग महिला ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। उसके बाद महिला धड़ाम से प्लेटफॉर्म पर गिर गई। महिला ट्रेन के नीचे आती उससे पहले ही एक रेलवे कर्मचारी दौड़ा और महिला की जान बचा ली। रेलवे कर्मचारी ने बिना एक पल गवाए महिला को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कर्मचारी की फुर्ती और सूझबूझ से कुर्ला स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों ने महिला को प्लेटफॉर्म पर बैठाया और उसका हालचाल जाना। हादसे के बाद महिला ने रेलवे प्रशासन का आभार जताया है। सड़क पर चलने वाला हर शख्स जानता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, यानी कि रफ्तार में रोमांच तो है, लेकिन रफ्तार जानलेवा भी है।
खास तौर पर जब पतली सड़कों पर रफ्तार बेलगाम हो जाए। जानलेवा रफ्तार का एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया है केरल के कन्नूर से। वीडियो में एक तेज रफ्तार कार पीछे से एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारती दिखी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक बाइक से उछलकर दूर जा गिरे। एक शख्स तो उड़ते हुए पास की दुकान के शेड में पहुंच गया। शेड में लगे खंबे से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि दूसरा तो कैमरे की रेंज से बाहर निकल गया। हादसे में दोनों बाइक सवारों को गंभीर चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। राजधानी दिल्ली में खुले सीवर और गड्ढों की लापरवाही एक बार फिर से जानलेवा साबित हुई। लापरवाही की वजह से एक और शख्स की जान चली गई। इस बार घटना दिल्ली के रोहिणी इलाके में घटी है, जहां बिहार के रहने वाले 32 साल के एक युवक की मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब बिरजू कुमार नाम का युवक अपने दोस्त के साथ नशे की खुमारी में अपनी ही झुग्गी की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक एक चीख गूंजी। बिरजू काली अंधेरी सुरंग जैसे खुले मैनहोल में समा गया। दिल्ली में लापरवाही के गड्ढे ने एक बार फिर एक शख्स की जान ले ली। ऐसे मैनहोल्स जगह जगह में दिल्ली में खुले हुए हैं जो आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं। इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस, डीटीए और दमकल की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बिरजू की मौत हो चुकी थी। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला बिरजू मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली आया था, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। इस हादसे ने एक बार फिर दिल्ली के लापरवाह सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी में विकास के अधूरे काम और लापरवाह सिस्टम की वजह से आखिर कब तक लोग इसी तरह अपनी जान गंवाते रहेंगे। इस घटना के बाद लोगों ने सवाल उठाया कि बिरजू की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा आखिर क्यों खुला पड़ा हुआ था। जिस मैनहोल में बिरजू गिरा वो सड़क की समान ऊंचाई पर बना था, जबकि आमतौर पर इसे सड़क से कुछ ऊंचा बनाया जाता है। साथ ही वहां लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। अगर समय रहते मैनहोल को ढक दिया गया होता और रोशनी की व्यवस्था वहां पर होती तो बिरजू की जान बच जाती। क्योंकि खुले मैनहोल के पास ना तो बैरिकेड लगाया गया था और ना ही मैनहोल खुला होने का कोई बोर्ड लगा था। बिना किसी सुरक्षा उपाय के मैनहोल को खुला छोड़ दिया गया था। लेकिन इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब अपनी खामियों को छिपाने के लिए डीडी और संबंधित एजेंसियां आनन फानन में हरकत में आ गई। लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए सड़क किनारे खुले पड़े सीवरों को ढक्कन लगाकर बंद करना शुरू कर दिया। उसकी डेड बॉडी मिल गई। आनन फानन में इन्होंने 7:30 बजे करीब सारे ढक्कन लगा दिए। इस ढक्कन को डेड बॉडी निकालने के बाद लगाया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि जनकपुरी में हाल ही में हुई इस तरह के हादसे के बावजूद प्रशासन ने कोई सबक आखिर क्यों नहीं लिया। 5 फरवरी को दिल्ली के ही जनकपुरी में जल बोर्ड की ओर से खोदे गए गड्ढे में गिरकर बाइक सवार युवक की जान चली गई थी और अब रोहिणी इलाके में खुले मैनहोल में गिरने से युवक बिरजू की मौत हो गई है। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर लापरवाही के गड्ढे कब तक भरे जाएंगे और कब तक आम लोग सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ते रहेंगे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। शहर में पेट्रोलिंग के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की पेट्रोलिंग जीप को टक्कर मार दी और इस भीषण हादसे में एसएचओ ज्योति नायक की मौके पर मौत हो गई। हादसा श्रीगंगानगर के पायल थिएटर रोड स्थित चौराहे पर हुआ है। एसएचओ ज्योति नायक अपनी टीम के साथ गश्त कर रही थी, तभी सामने से हरियाणा नंबर की कार काल बनकर सामने से आई और पुलिस वैन को जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने से एसएचओ ज्योति नायक की मौत हो गई है, जबकि एक पुलिसकर्मी और एक ड्राइवर घायल हो गया है। एसएचओ ज्योति नायक की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।